नमस्कार दोस्तों, ट्वाइस अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज से हम लोग अपना फर्स्ट सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कंसेप्ट्स विद रिगार्ड टू ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट। देखिए, आपको पता है सबको कि हम लोग ये चल रहा है एचपीएस प्रीलिम्स मार्क बूस्टर 2.0, जिसमें हम लोग आपकी रिवीजन को एनहांस करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट आप अपने 12 सितंबर वाले पेपर में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सको। सो गाइस, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं और जल्दी से हम लोग कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करते हैं। अगेन आपको पता ही है, अगर आपने अब तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है तो आप डाउनलोड जाके जरूर करिए। बहुत सारा पेड और फ्री कंटेंट पड़ा है और इसमें ऑलरेडी हम लोगों ने ये कोर्स जो है मार्क बूस्टर 2.0 बना दिया है, तो आप वहां पे जाके उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं गाइस। ठीक है, सो अगेन दिस इज द फर्स्ट सेशन आई एम टेकिंग ऑन ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट। और आज मैं कुछ ज्योग्राफी के टॉपिक्स लेने वाला हूँ। फिजिकल ज्योग्राफी टॉपिक जो हमने कल की वीडियो में डिस्कस किए थे, तो उस वीडियो का लिंक ऊपर आ रहा है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके उसको जरूर देखो। वही टॉपिक्स में जो है, वही एरिया जो हम लोगों ने पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देके फाइनलाइज किए थे, उन्हीं टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पे आज कवर करने वाले हैं। ठीक है जी। कौन कौन से हम लोग फटाफट देख लेते हैं कौन से टॉपिक्स में आज कवर करने वाला हूँ। फर्स्ट टॉपिक जो है, अगेन दिस विल बी, ये सारे टॉपिक मैंने कुछ इस तरह चूज किए हैं। दे आर विद रिस्पेक्ट टू द पोजिशन ऑफ सन एंड मून एंड अर्थ। ठीक है जी। अर्थ है आपकी, सन है एंड मून है, तो इसकी पोजीशन के रिस्पेक्ट से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकल के आते हैं, उनको मैंने आज यहाँ पे चूज किया हुआ है। और इसके ऊपर से क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले हैं। टाइड्स के ऊपर आपने क्वेश्चन ऑलरेडी देखा हुआ है, मिडनाइट सन के ऊपर आपने क्वेश्चन देखा हुआ है, सीजन्स के ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है, सोलर एंड लूनर इक्लिप्स के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर से काफी हाई परसेंटेज बन जाता है क्वेश्चन आने का। इसी चीज को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है जी। हम लोग बात करेंगे एपीहेलिन पेरीहेलिन के बारे में, एपोगी पेरेगी के बारे में। देन हम लोग मून के फेजेस देखेंगे, और फिर हम लोग सन, मून और अर्थ की जो विद रिस्पेक्ट जो पोजीशन है उसके हिसाब से जो सोलर एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स होते हैं उनको बात करेंगे हम लोग। एंड फाइनली हम लोग सीजन्स देखेंगे, एंड फाइनली हम लोग टाइड्स के बारे में बात करने वाले हैं। क्विकली हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग एस्पेक्ट कवर करते हैं, पोजीशन ऑफ सन, मून एंड अर्थ। ठीक है जी। आपको पता है कि हमारी अर्थ जो है वो क्या है, वो अर्थ हमारी टिल्टेड है अपनी एक्सिस में, 23.5 डिग्री से जो है टिल्टेड है। और इस एक्सिस पे जो है वो क्या कर रही है, इस टिल्ट के ऊपर जो है वो रोटेट कर रही है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है जी। हमारा एक नेचुरल सैटेलाइट है जो कि है मून। ये मून जो है आपका क्या है, दिस इज द ओनली सैटेलाइट ऑफ अर्थ, और वो जो है क्या कर रहा है, अर्थ के आसपास में एक प्लेन ऑफ जो ऑर्बिट है, प्लेन ऑफ रेवोल्यूशन है, उसके आसपास में चक्कर लगा रहा है। एंड देन एक है हमारा, दिस इज आवर सन, एंड अर्थ जो है वो क्या कर रही है, वो इस सन के आसपास में एक प्लेन ऑफ रेवोल्यूशन है उसका, उस पे ऑर्बिट कर रही है। ठीक है जी। इसका आपको पता ही ऑलरेडी, मून जो है वो 27 डेज लेता है ऑर्बिट करने के लिए अर्थ के आसपास में, एंड सन जो है वो, और अर्थ जो है वो 365 एंड 1/4 ऑफ द डे लेती है सन के आसपास में चक्कर लगाने के लिए। ठीक है, 1/4 जो है हर चौथे साल हम लोग ऐड करके लीप ईयर बना देते हैं। एंड मून जो है हम लोग 27 डेज लेता है अर्थ के आसपास में चक्कर लगाने के लिए। ठीक है, हम लोग देखते हैं पेरीहेलिन एंड एपीहेलिन क्या होता है। देखो, जब भी कोई भी सेलेस्टियल बॉडी ग्रेविटेशन के अंदर जो है, जब दूसरी सेलेस्टियल बॉडी के आसपास में उसके कांटेक्ट में आती है या उसके आसपास में रोटेट करती है, तो वो क्या बनाती है, वो एक किस तरह का पाथ बनाती है, पैराबोलिक पाथ बनाती है, जिसमें एक नियरेस्ट पॉइंट होता है और एक फारदेस्ट पॉइंट होता है। ठीक है जी। नियरेस्ट पॉइंट जब वो दो बॉडीज जो है सबसे नियर होंगी एक दूसरे के, और फारदेस्ट पॉइंट जब वो दोनों बॉडीज सबसे फार होंगी। ठीक है। नाउ विद रिस्पेक्ट टू सन एंड अर्थ, सन एंड अर्थ की जब मैं बात करता हूं, तो अर्थ का जो फारदेस्ट पॉइंट होता है, लेट अस से ये अर्थ है आपके, एंड दिस इज सन, एंड दिस फारदेस्ट पॉइंट अर्थ का सन से जो है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग पेरीहेलियन कहते हैं। ठीक है जी। पेरीहेलियन, सॉरी नॉट पेरीहेलियन, आई एम सो सॉरी, इट इज कॉल्ड एज एपीहेलियन। ठीक है जी। एपीहेलियन कहते हैं। नियरेस्ट पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, नियरेस्ट पॉइंट को हम लोग पेरीहेलियन कहते हैं। ठीक है, याद रखना है इसको, एपीहेलियन एंड पेरीहेलियन। नाउ एपी, इसको याद कैसे करोगे, ए फॉर अपार्ट। ठीक है नी, ए फॉर अपार्ट, अपार्ट का मतलब होता है दूर, तो एपीहेलियन का मतलब क्या हो गया, दूर, और पेरीहेलियन का मतलब हो गया पास। तो एपीहेलियन कब आता है आपका, एपीहेलियन आता है समवेयर अराउंड जुलाई। ठीक है, जुलाई में आपको एपीहेलियन देखने को मिलता है। और जो पेरीहेलियन है, नियरेस्ट पॉइंट जो है, वो आपको कब देखने को मिलता है, जनवरी में देखने को मिलता है। तो दिस इज अराउंड जुलाई एंड दिस इज अराउंड जनवरी। ठीक है जी, बस इतना ही याद रखना है आपको, और ज्यादा नहीं याद रखना कब आता है और एपीहेलियन पेरीहेलियन होता क्या है। ठीक है जी। सिमिलरली मून भी क्या कर रहा है, वो भी अर्थ के आसपास में रिवॉल्व कर रहा है, और वो भी किसी दोनों सेलेस्टियल बॉडीज है, ग्रेविटेशन पुल में जो है एक्ट हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देखते क्या कि ये भी क्या कर रहा है, पैराबोलिक पाथ बनाता है। इसका भी, अब इसको हम, आप ये मान लो कि ये अर्थ है आपका, एंड ये आपका जो है मून है। तो इसकी जो फारदेस्ट पॉइंट और आपका जो नियरेस्ट पॉइंट होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज दी apogee. Farthest point is called as the apogee and nearest point is called as the
पेरिगी, ठीक है कि नहीं, एपिगी एंड पेरिगी, नियरेस्ट एंड फारदेस्ट पॉइंट जो है क्या होते हैं आपके, एपिगी और पेरिगी होता है, ठीक है जी। अब पेरिगी के टाइम पे एपिगी एंड पेरिगी हो गया, बस इतना बहुत है अपने को, ये महीने में जो है आते रहते हैं एपिगी एंड पेरिगी। सो अब पेरिगी के टाइम पे एक स्पेशल आपको फिनोमिना देखने को मिलता है, स्पेशली उस टाइम पे आपको विजिबल होगा जब फुल मून होगा। फुल मून कब होगा, जब जो है मून इस पोजीशन पे होगा, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे पोजीशन बना रखी है इस पोजीशन में होगा, दैट मींस इट इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन। इस टाइम पे फुल मून होता है, अभी मैं आपको फेजेस में बताऊंगा, ये फुल मून होता है। और जब फुल मून के साथ पेरिगी भी होता है, ठीक है, फुल मून के साथ पेरिगी होता है, तो क्या होता है उस टाइम पे मून जो है वो ऑलमोस्ट अराउंड 14% के ज्यादा बड़ा दिखता है और 30% मोर ब्राइटर दिखता है, 30% मोर ब्राइट एंड 14% मोर बिग इन साइज। तो इसको हम लोग कई बार इस फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, इस फिनोमिना को हम लोग सुपर मून बोल देते हैं, ठीक है। तो आइडिया ये याद रखना है आपको कि सुपर मून क्या होता है। सुपर मून इज एक्चुअली जब मून जो है अपने पेरिगी स्टेज में होता है और फुल मून का स्टेज होता है, तो उसमें चांद जो है वो ज्यादा बड़ा भी दिखता है और चांद जो है वो ज्यादा ब्राइट भी दिखता है, तो इससे हम लोग क्या कहते हैं, सुपर मून का फिनोमिना बोल देते हैं, ठीक है जी। सो ये जो है सन मून एंड अर्थ का जो है विद रिस्पेक्ट पोजीशन है, ठीक है कि नहीं। चलिए, सो वन मोर थिंग, एक और छोटा सा कंसेप्ट मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जो मून है, मून क्या कर रहा है, मून अर्थ के आसपास में 27 दिन में रोटेट करता है, जैसे मैंने आपको बताया 27 दिन में रिवॉल्व करता है। और अर्थ, मून की जो अपनी रोटेशन है, मून का जो अपना रोटेशन है वो किस तरह का है, वो एक कंप्लीट रोटेशन, मून अपनी एक्सिस में कंप्लीट रोटेशन जो है वो भी ऑलमोस्ट 27 दिनों में करता है। सो दैट इज वाई हम लोग देखते हैं कि अर्थ के आसपास में मून जब हल्का हल्का रोटेट करता है, तो हम लोगों को अर्थ से मून का सिर्फ एक ही फेज देखने को मिलता है, एक ही हिस्सा देखने को मिलता है, एंड दूसरा हिस्सा जो है हमें कभी देखने को नहीं मिलता है, ठीक है जी। सो अगेन वाई क्वेश्चन आ सकता है कि वाई वी ऑलवेज सी ओनली वन साइड ऑफ द मून, इट इज बिकॉज कि अर्थ जो सन सॉरी मून का जो आपका रोटेशन है और उसका जो अर्थ के आसपास का रेवोल्यूशन टाइम है, दोनों क्या है, सेम है, ठीक है जी, याद रखना है इसको। चलिए, ये मैंने आपको कुछ यहाँ पे पिक्चर्स दिखा रखी हैं, सेम चीज की पिक्चर्स हैं, आप जाके इस पीपीटी को, ये पीडीएफ जो है वो भी आपको वहाँ पे मार्क बूस्टर में अवेलेबल होगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट यू कैन सी दिस इज द फेजेस ऑफ द मून, ठीक है ना, फेजेस ऑफ द मून, जैसे मैंने आपको बताया ये आपका सन है, लेट अस सी दिस इज द सन, एंड मून जो है वो क्या कर रहा है, अर्थ के आसपास चक्कर लगाता है और सन की जो है लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और उस हिसाब से आपको अलग अलग उसके फेज देखने को मिलते हैं। जब ये बिल्कुल क्लोज होता है सन के, तो इसे हम लोग न्यू मून बोल देते हैं। इस टाइम पे जो है क्या होता है, आपका चंद, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लोग जो है न्यू मून बोल देते हैं और अमावस्या बोल देते हैं इसको। एंड देन इवेंचुअली क्या होता है, जैसे जैसे मूव करता है, यहाँ से जो है आएगा, सॉरी यहाँ से आएगा जब फर्स्ट क्वार्टर से जो है देन आपका फुल मून की तरफ जाता है, फिर उसके बाद थर्ड क्वार्टर में जाता है, एंड देन इवेंचुअली इट कम्स बैक, ठीक है जी। सो न्यू मून से आता है वैक्सिंग क्रिसेंट, ठीक है, क्रिसेंट, वैक्सिंग मींस इंक्रीज होता हुआ क्रिसेंट। देन दिस इज द फर्स्ट क्वार्टर जब आधा चांद दिखता है, देन दिस इज वैक्सिंग गिबियस, गिबियस मींस ऑलमोस्ट पूरा चांद, एंड देन दिस इज फुल मून, ठीक है जी। याद रखना है अपने को कि न्यू मून कब होता है, न्यू मून इज ऑलवेज ऑन दी दैट टाइम जब ये सन के नियरेस्ट होता है, और फुल मून तब होता है जब इट इज ऑलवेज फार अवे फ्रॉम दी सन, ठीक है कि नहीं, ये चीज को हमने याद रखना है। और जब ये तीनों एक प्लेन में होंगे, एक ही लाइन में होंगे, तब आपको न्यू मून एंड फुल मून के टाइम पे क्या देखने को मिलते हैं, सोलर एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स देखने को मिल जाता है, ठीक है। बात करते हैं सोलर एक्लिप्स लूनर एक्लिप्स की। सोलर एक्लिप्स क्या होता है, सोलर एक्लिप्स तब होता है जब मून जो है वो अर्थ और सन के बीच में आ जाती है, ठीक है। कब आएगी अर्थ और सन के बीच में, ऑलवेज इट विल अकर इन न्यू मून डे, ठीक है। न्यू मून के दिन होगा जब सन के सामने जो है मून आ जाता है, बट सिंस मून बहुत छोटा है सन से, तो बहुत कम जो है एरिया में ही इसकी कंप्लीट डार्कनेस, या मून जो है बहुत कम एरिया में ही पूरे सन को कवर कर पाता है, तो इसलिए हम लोगों को जो टोटल सोलर एक्लिप्स है बहुत कम जगहों में देखने को मिलता है, पार्शियल सोलर एक्लिप्स कंपैरेटिवली ज्यादा जगहों में देखने को मिलता है, ठीक है। पार्शियल एंड दिस इज फुल सोलर एक्लिप्स, ठीक है कि नहीं। सो दिस इज ऑलवेज अकरिंग इन द न्यू मून टाइम। नाउ वेरी रेयर फिनोमिना, क्यों, बिकॉज देखो आपका अर्थ का जो प्लेन है एंड मून का जो रोटेशन प्लेन है वो सेम नहीं है। हमारा जो मून है वो क्या है, वो अर्थ के साथ ऐसे सीधा नहीं घूमता, वो हल्का सा टिल्टेड है बाय 5 डिग्रीज, ठीक है जी,
5 डिग्री का आपको टिल्ट देखने में मिलता है अर्थ मून की रेवोल्यूशन के प्लेन पे, इसलिए सन मून और अर्थ जो है जनरली इकट्ठे नहीं होते हैं। सो दैट्स वाई सन सोलर इक्लिप्स जो है हमें रेयर दिखता है, ठीक है जी। एंड ऑब्वियसली सन बहुत बड़ा है, मून बहुत छोटा है, तो इसलिए सोलर इक्लिप्स और ज्यादा रेयर हो जाता है, ठीक है। देन इज लूनर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स हमेशा कब होगा? जब अर्थ की शैडो जो है वो सन और मून के बीच में आ जाएगी। अर्थ जो है सन के बीच में आ जाएगा, सन और मून के। तो इवेंचुअली क्या होगा, सारी जो लाइट है वो अर्थ हॉग कर लेती है, इवेंचुअली अर्थ की जब परछाई पड़ती है मून में, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे आपको लूनर एक्लिप्स देखने को मिलता है, चंद्र ग्रहण देखने को मिलता है, ठीक है। इट विल ऑलवेज अकर इन फुल मून। फुल मून में अकर करेगा, ठीक है, बट नॉट एवरी फुल मून, हर फुल मून में अकर नहीं करेगा, बट इट अकर्स इन दी फुल मून टाइम ओनली। ओके, वन मोर थिंग, जब लूनर एक्लिप्स होता है तब हम लोग देखते हैं कि जो आपका मून है वो कंप्लीटली डार्क नहीं होता है। इट इज नॉट डार्क बट इट इज एक्चुअली रेडिश इन कलर। ये रेडिश क्यों हो जाता है? इट इज बिकॉज कि अर्थ से जो है जो भी सन की लाइट है वो रिफ्रैक्ट होके बेंड होके मून तक पहुंचती है, और जब इस तरह की रिफ्रैक्शन होती है, डिस्पर्शन होती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो सारा जो ब्लू वाला जो पोर्शन है, ब्लू या ग्रीनिश पोर्शन है, वो स्कैटर हो जाता है, और सिर्फ रेड लाइट जो है वो मून तक पहुंचती है। इवेंचुअली ये रेड लाइट दोबारा जो है रिफ्लेक्ट होकर अर्थ तक जाती है, तो हम लोग को मून एक्चुअली रेड दिखता है, ठीक है जी। इसे हम लोग कई बारी ब्लड रेड मून भी बोल देते हैं, ठीक है कि नहीं। सो क्वेश्चन अगर आ जाए कि व्हाट इज अ ब्लड रेड मून फिनोमिना, तो इट इज नथिंग बट कंप्लीट कंप्लीट लूनर एक्लिप्स, ठीक है जी। इस पे आपको घबराना नहीं है बेसिकली। तो ये दोनों चीजें मैं आपको फिर से बताने लगा हूं, याद कर लो इसको किस तरह से। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? इसको हम लोग करेंगे NNS एंड FFL, ठीक है कि नहीं। नियर दैट मीन्स मून जो है इट इज नियर टू सन, इट इज न्यू मून, एंड नियर है, न्यू मून है, एंड दिस इज अ सोलर एक्लिप्स। इसी टाइम पे सोलर एक्लिप्स होगा। देन सेकंड इज फार अवे, मींस मून फार अवे है सन के। देन इट इज अ फुल मून टाइम एंड इट इज अ लूनर एक्लिप्स, ठीक है। इस तरह से याद करना है, NNS एंड FF फुल, ठीक है नहीं, NNS एंड FFL, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया आप लोगों को। दिस इज आवर सेकंड कंसेप्ट दैट वी वर टू डू। देन हम लोग मूव करते हैं अगेन वही अर्थ मून और सन की जो एक आप रोटेशन देखते हो, उसकी जो पोजीशंस देखते हो, उसके हिसाब से हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग सीजन्स का चेंज भी देखते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग क्या देखने वाले हैं? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सीजन्स कैसे चेंज होते हैं, ठीक है गाइज। सो अगेन सीजन चेंज के लिए आपको ये समझना है कि हमारे दुनिया में सीजन्स का चेंज क्यों होता है। इट इज बिकॉज ऑफ द एपरेंट मीन्स एपरेंट मूवमेंट ऑफ दी सन रेज, ठीक है। सन की रेज का एपरेंट मूवमेंट हम लोग देखते हैं। अब एपरेंट क्यों बोल रहा हूं मैं? एक्चुअल में सन की रेज ऊपर नीचे नहीं जाती हैं, बट अर्थ के टिल्ट के कारण क्या होता है, सन की रेज आपको ऐसे प्रतीत होता है कभी वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चली गई हैं और कभी वो सदर्न हेमिस्फीयर में चली गई हैं, ठीक है जी। इन सीजन्स के चेंजेस के कारण आपको क्या देखने को मिलता है, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन देखने को मिलती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर में हम लोगों को स्प्रिंग्स, समर्स, ऑटम्स, विंटर्स, ये तरह के सीजन्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। हम लोग को इक्विनॉक्सेस देखने को मिलते हैं। इक्विनॉक्सेस का मतलब होता है जब दिन, डे और रात जो है, नाइट जो है वो एक हो जाती है, मींस वो सेम टाइम की हो जाती हैं, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। सिमिलरली सॉलिस्टिस देखने को मिलते हैं। सॉलिस्टिस में जब दिन और रात के बीच में सबसे ज्यादा फर्क होता है, मींस दिन बहुत बड़े, रात बहुत छोटी, या रात बहुत बड़े, दिन बहुत छोटी होती है। और फाइनली हमें मिडनाइट सन का फिनोमेनन देखने को मिलता है। कई ऐसी जगह होती हैं जहां पे सारा दिन जो है सूरज ढलता नहीं है, 24 घंटे के लिए सूरज जो है होराइजन के ऊपर होता है, और ये कंपैरेटिवली 3 से 6 महीने के बीच पे, या 3 से 6 महीने के टाइम पे चलता है, ठीक है जी। इसी चीज को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे पिक्चर मैंने बनाई नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सो यू कैन सी दिस इज द टिल्ट ऑफ द अर्थ। आप यहाँ पे देख सकते हो ये टिल्ट है अर्थ का, ठीक है कि नहीं। और अर्थ जो है देखो किस तरह से रोटेट कर रही है। इट गोज दिसंबर टू मार्च, मार्च टू जून, जून टू सितंबर, एंड इस तरह से, ठीक है कि नहीं, आप देख पा रहे हो, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या है, टिल्ट होने के कारण अभी सन की रेज डायरेक्टली कहाँ पे पड़ रही है। ये अगर मैं इक्वेटर यहाँ पे बनाऊं, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बनाऊं, तो यू विल सी दैट अभी सन की रेज डायरेक्टली कहाँ पे पड़ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे पड़ रही है। एंड जब इस टाइम पे देखो जून के टाइम पे, तो मैं यहाँ पे दोबारा बनाऊं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तो आपको यहाँ पे कहाँ पड़ती दिख रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पड़ती दिख रही है, ठीक है। सो जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जून के टाइम पे सन की रेस पड़ती हैं, तो नदर्न हेमिस्फीयर में समर्स होती हैं, गर्मियां होती हैं। और जब दिसंबर के टाइम पे आपका जब रेज जो है सन की रेज वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में पड़ रही होती हैं, तो नदर्न हेमिस्फीयर में जो है सर्दियां होती हैं, और सदर्न हेमिस्फीयर में इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है कि नहीं। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। लेट अस से जून है, या अभी 21 जून की बात कर रहा हूं मैं। 21 जून में क्या होगा, सन की रेज जो है वो ऊपर डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पड़ रही हैं। इसके कारण सारा नदर्न हेमिस्फीयर क्या देख रहा है, बहुत ज्यादा इंटेंस हीटिंग देखता है, सन की रेज ज्यादा देर तक देखता है। और यहाँ पे आपको क्या मिलता है देखने के लिए, यहाँ आपको देखने को मिलता है समर
समर सॉलिस्टिस जैसे आजकल समर सॉलिस्टिस चल रहे, दिन बहुत बड़े होते हैं और रातें कंपैरेटिवली छोटी आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है जी। जो नदर्न हेमिस्फीयर में जो चल रहा होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में उसका बिल्कुल उल्टा चलता है, इसको याद रखना है आपने। नदर्न हेमिस्फीयर में जो चलेगा, सदर्न हेमिस्फीयर में उसका उल्टा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो अर्थ यहाँ पे कैसे रोटेट कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं आपको। सो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हुए आप ये वाला एरिया देखो, ये वाले एरिया में, ये एरिया में जब रोटेशन होगा, इतने एरिया में रोटेशन होगा, तो ये एरिया में सन की लाइट जो है कभी नीचे जाएगी नहीं, है ना, क्योंकि सारा इल्यूमिनेटेड है, सारा दिन इल्यूमिनेटेड दिख रहा है, ये लाइट जो है कभी नीचे जाएगी नहीं। और ये रीजन, ये 66.5 डिग्रीज के 6.5 डिग्रीज नॉर्थ से ऊपर वाला रीजन, जैसे आर्कटिक वाला रीजन है, थोड़ा बहुत आपका थोड़ा बहुत कनाडा वाला पोर्शन है, अलास्का वाला पोर्शन है, इवन नॉर्वे वाला पोर्शन है, यहाँ पे क्या होगा, सन जो है वो होराइजन के नीचे जाएगा ही नहीं, ठीक है ना, रात होगी ही नहीं, और वहां पे आपको मिडनाइट सन का फिनोमेना देखने को मिलेगा, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, मिड नाइट सन, दैट मीन सन जो है यहाँ पे होराइजन से नीचे जाता ही नहीं है। तो दिस हैपेंस इन दी नदर्न हेमिस्फीयर ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है। ये कब से कब स्टार्ट हो जाता है, मार्च से लेके जून तक चलता है आपका, मार्च से लेके सितंबर तक चलता है आपका इस मिडनाइट सन वाला फिनोमेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देन जून के बाद आता है 23 सितंबर वाला दिन। इस टाइम पे क्या होता है, अब सन की रेज दोबारा कहां पे पहुंच गई है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से अब ये सीधी पहुंच गई है इक्वेटर की तरफ। इक्वेटर में आने से क्या होगा, दोनों ही हिस्सों को बराबर गर्मी मिलती है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे आती है इक्विनॉक्सिस, ठीक है। इक्विनॉक्स में दिन और रात के बीच में फर्क जो है वो मिट जाता है, दोनों जो है सेम टाइम की आपकी दिन और रातें होती हैं, ठीक है जी। इक्विनॉक्स आ जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग ऑटमनल इक्विनॉक्स बोलते हैं, क्योंकि इस टाइम पे गर्मी जो है वो कम हो रही है और सूखा मौसम आने लगता है, तो पतझड़ जो है स्टार्ट हो जाता है, तो ऑटम यहाँ पे आनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है जी, नदर्न हेमिस्फीयर में। देन इवेंचुअली हम लोग बढ़ते हैं टुवर्ड्स दिसंबर। अब हम आ जाते हैं 22 दिसंबर के टाइम पे। 22 दिसंबर में क्या होता है, सन की रेज अब डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में पड़ रही होती हैं, और यहाँ पे कैंसर वाले एरिया में नदर्न हेमिस्फीयर में रेज कम हो गई है, तो यहाँ पे क्या आती है, यहाँ पे विंटर्स आ जाती है, बर्फ पड़ जाती है, एंड विंटर सॉलिस्टिस आ जाता है, ठीक है कि नहीं। विंटर्स जैसे अभी हम दिसंबर में विंटर्स यहाँ पे देखते हैं, उस तरह से होगा। देन इवेंचुअली फाइनली अब क्या होगा, मार्च 21 तक आते आते क्या होगा, देन दोबारा सन की रेज अब इक्वेटर के ऊपर पड़ने लग जाएंगी, और गर्मी के कारण जो है नदर्न हेमिस्फीयर में बर्फ धीरे धीरे पिघलने स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ पे क्या आ जाते हैं, यहाँ पे स्प्रिंग्स आ जाते हैं, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग स्प्रिंग्स इक्विनॉक्सिस बोल देते हैं, ठीक है कि नहीं, स्प्रिंग इक्विनॉक्सिस। सो ये जो है आपको पूरा आपको सीजन देखने को मिलता है। आई होप इक्विनॉक्सिस समझ में आया, आई होप आपको सॉलिस्टिस समझ में आए। मिडनाइट सन का फिनोमेना आपको नदर्न हेमिस्फीयर में ड्यूरिंग मार्च टू सितंबर देखने को मिलता है, और देन देखो आप सदर्न हेमिस्फीयर में इसको हम कब देखोगे, विंटर्स के टाइम पे देखोगे, या दिसंबर के टाइम पे, सितंबर टू मार्च के टाइम पे हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग सदर्न हेमिस्फीयर में मिडनाइट सन देखते हैं, ठीक है। तो मीन्स होता क्या है, 6 महीने सन जो है छुपता नहीं, और 6 महीने सन जो है बाहर नहीं निकलता है, ये जो है फंडा होता है। देखो यहाँ पे 6 महीने अब सन बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो 6 महीने की रात हो जाती है, 6 महीने के दिन हो जाते हैं। तो कोई अगर आप नॉर्वे में रहता है, या कोई कनाडा में रहता है, ऊपर अपर कनाडा, अल्बर्टा, सस्कैचुअन रीजन में, अलास्का रीजन में, तो उनको वहाँ पे पता होगा इस चीज़ के बारे में, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया। फर्दर जो है इसको मैंने डिटेल आगे इस PDF में कर रखा है, जो कि मैं आपको वहाँ पे एप्लीकेशन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हो, ठीक है जी। देन लास्ट टॉपिक आता है आपका आज का, दैट इज टाइड्स। टाइड्स या ज्वार जिसे हम लोग बोलते हैं। टाइड्स या ज्वार बेसिकली होता क्या है, इट इज राइज एंड फॉल ऑफ फ्रीक्वेंट राइज एंड फॉल ऑफ सी वाटर आफ्टर अ फिक्स इंटरवल, ठीक है। कुछ एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद हम लोग देखते हैं पानी जो है, समुद्र का पानी जो है किनारे से वो ऊपर को चढ़ता है या नीचे को जाता है, ठीक है जी। वी सी द राइज एंड द फॉल ऑफ द सी लेवल, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। और ये क्यों होता है, अगेन जैसे मैंने बताया, इट इज बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ सन, मून एंड अर्थ। इट हैपेंस बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ सन, मून एंड अर्थ। क्या करते हैं भाई, अर्थ जो, मून एंड सन जो है क्या है, सेलेस्टियल हेवनली बॉडीज हैं, ये बहुत बड़ी जाइगेंटिक बॉडीज हैं, और ये क्या करती हैं, ये गुरुत्व आकर्षण, ग्रेविटेशनल पुल डालती हैं किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर, ठीक है जी। अब अर्थ में मोस्ट ऑफ द एयर चीज है जो तो रॉक, हार्ड रॉकी है, तो वो डिफॉर्म नहीं होती है, बट जो फ्लूइड है, दैट मीन जो वाटर है, जो ओशियन में पानी है, वो क्या हो जाता है, वो इस ग्रेविटेशन के पुल में आके अट्रैक्ट होके इसका जो है लेवल राइज कर जाता है, जिसके कारण हम लोग समुद्र के जो स्तर है उसका हम लोग राइज एंड फॉल देखते हैं विद टाइम, ठीक है नहीं। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। ये समझने की जरूरत है कि ये टाइड जो है वो क्या होता है, ये टाइड 2 बारी हाई टाइड आती है, 2 बारी लो टाइड आती है। 2 हाई टाइड जो है वो हर 12 घंटे के बाद
आपको एक हाई टाइड देखने को मिलती है। तो दिन में 2 हाई टाइड्स आएंगी और दिन 2 लो टाइड्स आएंगी, ठीक है जी। चलो हम लोग थोड़ा सा इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं कैसे होता है। सो अगेन मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ। लेट अस सी दिस इज योर अर्थ एंड देन इसके ऊपर अगर हम लोग इसको ये वाटर हम लोग मान ले वाटर बॉडी है, ठीक है जी, ये वाटर बॉडी है आपकी। सो ये पॉइंट जो है ऐसे ऊपर को निकल रहा है, जैसे नॉर्थ है ना, तो मैं ऊपर की तरफ से दिखा रहा हूँ आपको, ऊपर की तरफ से इस तरह दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सो ये आपका लेट अस से दिस इज योर मून, ठीक है। अब मून क्या कर रहा है, मून बेसिकली गुरुत्वाकर्षण से खींचने की कोशिश करता है, गुरुत्वाकर्षण बल है इसका। सो बिकॉज ऑफ द मून्स ग्रेविटेशनल पुल हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, हम लोग वाटर का जो लेवल है वो इस तरफ से ऊपर की तरफ को उठ जाता है, ठीक है कि नहीं, इस तरफ से ऊपर को उठ जाता है। एंड ये बल्ज आने के कारण, ये बल्ज आने के कारण एक काउंटर बल्ज आता है इस तरफ को, ठीक है जी, एक काउंटर बल्ज आता है इस तरफ को। ये काउंटर बल्ज क्यों है, बिकॉज अर्थ जो है इस ग्रेविटेशनल जो अट्रैक्शन है, ये इसके कारण जो राइज हुआ है, जो पानी इकट्ठा हुआ है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको काउंटर करने की कोशिश करती है। एंड दिस इज ऑल्सो द फोर्स इज कॉल्ड एज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और द काउंटर फोर्स ऑफ अर्थ, ठीक है कि नहीं, इसे हम काउंटर फोर्स भी बोल देते हैं। सो अगेन अगर दोनों जगह में यहाँ पे राइज होगा तो कहीं पे तो इसका पानी का स्तर गिरेगा, क्योंकि पानी तो एक ही जितना है, ठीक है। तो हम लोग को कहीं जगहों में क्या देखते हैं, हम लोग पानी का स्तर को गिरता हुआ देखते हैं। और अर्थ क्या कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है, ठीक है। सो अगर ये एक्स जगह में अभी राइज हुआ है, अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है, तो ये एक्स जो है अपना 12 घंटे के बाद कहाँ पे पहुंचेगा, वो यहाँ पे पहुंच जाएगा, एक्स डैश में पहुंच जाएगा। तो 2 बार ही वो क्या देखेगा, राइज देखेगा, और 2 बार ही क्या देखेगा, वो फॉल देखेगा, ठीक है। दैट्स वाई हम लोग इससे राइज एंड फॉल देखते हैं, ठीक है। सो ग्रेविटेशन पुल ऑफ सन एंड मून जो है इस पे, और मून जो है इस पे काम कर रही है, ये मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया, ठीक है कि नहीं। अब यहां पे एक और बहुत बड़ी हेवनली बॉडी है, वो कौन सी हमारी, वो है हमारी सन, ठीक है कि नहीं। नाउ सन ऑल्सो प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। सन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट ऑल्सो एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल बॉडी, ठीक है। बट नॉट मून का जो है जो ग्रेविटेशन पुल है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्यों, बिकॉज वो अर्थ के ज्यादा पास में है। बट सन भी जो है वो क्या करता है, वो ग्रेविटेशन डालता है अर्थ के ऊपर, ठीक है। सो इसके कारण भी क्या होता है, महीने में हम लोग को कुछ टाइम पे बहुत ज्यादा बड़ी टाइड देखने को मिलती हैं और कुछ टाइम पे बहुत छोटी टाइड देखने को मिलती हैं, ठीक है। कब मिलता है हमको, जब सन एंड मून जो है वो एक लाइन में होंगे। जब सन और मून एक लाइन में होंगे, कब होंगे, 2 बारी होंगे, जब न्यू मून होगा एंड जब फुल मून होगा, ठीक है। तो सन जब 2 टाइम पे, जब न्यू मून होता है या फुल मून होता है, तो सन की ग्रेविटेशन और मून की ग्रेविटेशन वो ऐड हो जाती है, ठीक है। जैसे हम न्यू मून के टाइम पे बात करें, इसको आप भूल जाओ अभी। जब न्यू मून का टाइम है तो सन की ग्रेविटेशन से राइज हुआ, देन मून की ग्रेविटेशन से राइज हुआ, तो ये देखो ज्यादा राइज हो गया कंपैरेटिवली, एंड इसका काउंटर राइज आपको यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है। सो ये रीजन में आपको क्या देखेंगे, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाई टाइड देखने को मिलती हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज दी स्प्रिंग टाइड्स। क्या बोलते हैं इनको हम लोग, इनको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग टाइड्स, ठीक है कि नहीं। मींस कंपैरेटिवली जो नॉर्मल दिन की टाइड्स आ रही थी, हाई टाइड आ रही थी, उससे भी ज्यादा हाई टाइड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ठीक है। देन फुल मून के टाइम पे क्या होगा, मून यहाँ को, सन यहाँ को अट्रैक्ट कर रहा है, मून, ठीक है जी, उसका काउंटर बल्ज यहाँ पे आया, एंड देन मून इसके ऊपर मून अट्रैक्ट करता है और उसका काउंटर बल्ज यहाँ पे आएगा। तो अगर दोनों टाइम में ही न्यू मून में भी एंड फुल मून में भी आपको क्या देखने को मिलेंगी, स्प्रिंग टाइड देखने को मिलेंगी। तो अगर मैं आपसे अभी क्वेश्चन पूछूं, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स पे लिखो कि अगर स्प्रिंग टाइड्स एंड जो स्प्रिंग टाइड्स है वो महीने में कितनी बारी आएंगी, ठीक है। जल्दी जल्दी टाइप करो, स्प्रिंग टाइड जो है वो महीने में कितनी बारी आपको देखने को मिलेंगी। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। अब मून जब फर्स्ट क्वार्टर या थर्ड क्वार्टर में होगा, तब क्या होगा, इनकी जो ग्रेविटेशनल पुल है वो काउंटर करेगी, ठीक है जी। मून यहाँ को उठाएगा एंड सन जो है इधर को उठाने की कोशिश करेगा, जिसके कारण जो बल्ज आना था उतना नहीं आता, कंपैरेटिवली कम आता है, ठीक है कि नहीं। तो कम आने के कारण क्या होता है, यहाँ पे भी टाइड आती हैं बट वो नॉर्मल टाइड से भी कम होती हैं, ठीक है। जो स्प्रिंग टाइड आई थी वो नॉर्मल टाइड से भी बहुत ज्यादा हाई है। जो नीप टाइड, जिसको हम लोग बोलते हैं नीप टाइड, जब फर्स्ट क्वार्टर थर्ड क्वार्टर में होगा, उस टाइम पे जो टाइड्स आएंगी वो नॉर्मल से भी कम आएंगी। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज दी नीप टाइड्स, ठीक है। सो जितनी टाइम स्प्रिंग टाइड्स आएंगी उतनी टाइम ही नीप टाइड्स भी आएंगी। तो ये आपको यहाँ पे बताना है कि स्प्रिंग टाइड्स और नीप टाइड्स कितनी बारी आती हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, बताइएगा, ठीक है जी। सो ये पर्टिकुलर आपका टाइड्स वाला फिनोमिना हो गया।
अब एक क्वेश्चन एचएस में पूछा हुआ था कि भाई हाईएस्ट टाइड्स आपको कहाँ पे देखने में मिलती हैं? हाईएस्ट टाइड्स आपको देखने में मिलती हैं बे ऑफ फंडी में, जो कि है अपर कनाडा वाला रीजन है, वहां पे आपको देखने में मिलती है। ठीक है, रूल ऑफ थंब मैं आपको बताता हूँ। रूल ऑफ थंब इज कि मोस्टली आपको टाइड्स वहां पे देखने में मिलेंगी ज्यादा जहां पे पानी का कंस्ट्रिक्शन हो रहा है। कंस्ट्रिक्शन क्या होता है? मींस लैंड वो क्या कर रहा है, वो पानी को कंस्ट्रिक्ट कर रहा है। मान लीजिए ये लैंड है सारा, ठीक है जी, दिस इज ऑल लैंड, एंड ये पानी जो है यहाँ से एंटर कर रहा है और यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन हो रही है, मींस इकट्ठा हो रहा है, लैंड जो है स्क्वीज कर रहा है पानी को, तो इस जगह में आपको टाइड जनरली हाई देखने को मिलती हैं। ठीक है कि नहीं, जहां पे लैंड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। एग्जाम्पल जैसे कि हमारा गल्फ ऑफ कच्छ और कंबाट वाला रीजन है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलती है। इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे टाइड्स कंपैरेटिवली आपको काफी ज्यादा हाई देखने को मिल जाएंगी। ठीक है जी। अब हम लोग पूरे कॉन्टिनेंट में इसको कैसे जनरलाइज करते हैं? पूरे कॉन्टिनेंट में अगर आप देखोगे तो नदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है जी, नदर्न हेमिस्फीयर में आप देखोगे कि लैंड जो है वो क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ से इकट्ठा होता हुआ आ रहा है। ठीक है जी, यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, जैसे ये आपका कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट ऑफ, दिस इज योर यूरोप। ठीक है, मैं सिर्फ आपको नदर्न हेमिस्फीयर बना के दिखा रहा हूँ। सो दिस इज योर यूरोप वाला पोर्शन, एंड यू विल सी मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे इतना ज्यादा लैंड मास है नदर्न हेमिस्फीयर में कि यहाँ पे पानी का कंस्ट्रक्शन, ओवरऑल आपको कंस्ट्रक्शन काफी ज्यादा देखने को मिलता है। और इसके कारण हम लोग क्या देखते हैं, जनरली नदर्न हेमिस्फीयर में इन जगहों में, यूरोप और आपका अमेरिका वाली जगहों में, अपर वाली साइड्स में, वहां पे आपको टाइड ज्यादा देखने को मिल जाती हैं। ठीक है जी। सो ये आपका यहाँ पे दिस इज नोवा स्कॉटिया, यहाँ पे जो है आपको बे ऑफ फंडी है, यहाँ पे आपको ज्यादा हाई टाइड, सबसे हाई टाइड आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। सिमिलरली आप यूरोप में भी काफी ज्यादा हाई टाइड्स आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है कि नहीं? सो गाइज दैट वाज इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप यू फाउंड इट इंटरेस्टिंग इनफ एंड कुछ आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। इनके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी एप्लीकेशन में जा चुके हैं, तो आप वहाँ पे उनको जाके जरूर देखिए। एंड जो आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनको भी बताइए कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। जितना ज़्यादा लोगों का फायदा हम लोग कर सके उतना ज़्यादा हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं गाइज। सो टिल नेक्स्ट टाइम मैं मिलूंगा आपको कल दूसरी वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम। बाय बाय।